बड़गांव का दृश्य। कबीर गुस्से से गांव वालों के साथ जमींदारों की बस्ती जाने लगा था और उमा काकी के कहने पर बालू भी गुस्से से कबीर के साथ जा रहा था। इधर विवेक ने राधिका से कहा, मैं भी उन लोगों की मदद के लिए उनके साथ जाऊंगा। राधिका, देखा जाए तो जमींदार ने हम लोगों के साथ भी बहुत बुरा किया है। हम किसी लायक नहीं रहे, बदला तो बनता है। हम वैसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस तरह से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो सब यही समझेंगे कि हम कायर हैं। हमें अपना बदला लेना है राधिका, मुझे उनके साथ जाने दो। राधिका की आंखों में दहशत दिखाई दे रही थी। चारों तरफ लाशें बिछी हुई थी। कोई अपना सर पकड़ कर बैठा हुआ था तो किसी का हाथ कटा हुआ था। किसी के बाप और किसी की माँ मर चुके थे। राधिका और महुआ के चेहरे पर दहशत के भाव थे। जैसे ही विवेक उन लोगों के साथ जाने को हुआ, राधिका ने विवेक का हाथ पकड़ते हुए कहा, आप कहीं नहीं जाएंगे विवेक, हमें आपकी ज़रूरत है। विवेक ने राधिका का हाथ छुड़ाते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो, तुम मुझे कायर बना रही हो राधिका, छोड़ो मुझे जाने दो। मुझे उन लोगों की मदद करनी है राधिका, उन्हें हमारी ज़रूरत है। राधिका ने गिड़गिड़ाते हुए विवेक से कहा, विवेक, मुझे नहीं पता कि उन्हें तुम्हारी कितनी ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त हम दोनों को तुम्हारी ज़रूरत है। मैं जानती हूँ परिवार का ना होना क्या होता है। मेरी माँ के ना रहने पर मेरे पिताजी भी मुझसे पराए हो गए थे। मैंने पूरा बचपन अनाथों की तरह गुजारा है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे अनाथ हो जाएं, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी विवेक। विवेक ने राधिका से कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? मैं वापस आऊँगा, तुम्हारे और महुआ के लिए वापस आऊँगा, अब मुझे जाने दो। और जैसे ही विवेक आगे बढ़ा, राधिका विवेक के आगे जाकर खड़ी हो गई और उसे रोकते हुए कहा, नहीं विवेक, तुम कहीं नहीं जा सकते हो, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। ख़ास तौर पर मेरे पेट में पल रहे बच्चे को तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। राधिका के मुंह से यह सुनकर विवेक हैरान रह गया। वह आंखें फाड़े राधिका की तरफ देख रहा था। राधिका ने रोते हुए हाँ में सिर हिलाया और विवेक से कहा, हाँ विवेक, मैं माँ बनने वाली हूँ और तुम इस बच्चे के पिता। क्या तुम चाहते हो कि इतनी बड़ी खुशी से हम वंचित रह जाएं? मैं जानती हूँ आज जो भी कुछ हुआ है वह बहुत गलत हुआ है, खास तौर से कबीर, बालू भैया और बाकी सब के साथ, लेकिन ईश्वर ने हमारे ऊपर कृपा रखी कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। हमारा परिवार सुरक्षित है। विवेक, हमें यहाँ से जाना होगा, कहीं दूर, जहाँ हम खुशी से अपने परिवार के साथ जीवन बिता सकें। विवेक की आंखों में आंसू थे। उसे राधिका की कही हुई बात पर यकीन नहीं हो रहा था। यकीन कैसे करता? जिस खुशी के लिए वह वर्षों से तरस रहा था, वह खुशी मिली भी तो किस दिन? कितना अजीब था यह दिन। एक तरफ तो दुख ही दुख पसरा हुआ था और दूसरी तरफ इतनी बड़ी खुशी। विवेक दुख और खुशी के लम्हे को एक साथ संभाल नहीं पा रहा था। वह वही घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने राधिका की कमर में हाथ डालकर उसे भी वहीं बैठा लिया। उसने राधिका को गले लगाते हुए कहा, पहले क्यों नहीं बताया? इतनी बड़ी खुशखबरी मुझसे छुपा कर क्यों रखी? तुम नहीं जानती हो राधिका, मैं इस खुशखबरी के लिए कब से तरस रहा था। मैं एक अनाथ, मैं नहीं जानता था कि परिवार की खुशी, भाई बहन की खुशी क्या होती है। लेकिन तुमने मुझे यह सब कुछ दे दिया, लेकिन तुमने बताया भी कब, जब मैं इस खुशी को ठीक से मना भी नहीं पाऊंगा। राधिका ने रोते हुए विवेक को गले लगा लिया और उसे चुप कराते हुए कहने लगी, मैं जानती हूँ विवेक, मुझे खुद ही कुछ नहीं पता था। आज जब सुबह तबीयत खराब हुई, उसके बाद वहाँ खेले में भी मुझे बहुत अजीब लग रहा था। एक बार फिर चक्कर आया और बेहोश हो गई। मालिक ने तुरंत ही वहाँ वैद्य जी को दिखाया और वैद्य जी ने यह खुशखबरी सुनाई। सोच रही थी कि मिठाई लेकर जाऊंगी, आज पूरे गांव में खुशियाँ बांटूंगी। सबसे पहले तुम्हें यह खुशखबरी सुनाऊंगी। टीले वाली माता के पास जाऊंगी और ना जाने क्या क्या करूंगी, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। देखो क्या हो गया है विवेक, अपने आप को संभालो, यही जीवन है, हर समय एक सा नहीं होता है।
कभी खुशी कभी तकलीफ, ऐसे ही जीवन चलता रहता है। उठो विवेक, अब चलो यहाँ से। यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ ही देर में यहाँ पुलिस आ जाएगी और तुम भी जानते हो उसके बाद क्या होगा। सिवाय बर्बादी के यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। चलो यहाँ से। ऐसा कहकर विवेक, राधिका और महुआ अपनी टूटी हुई झोपड़ी से अपना कुछ बचा हुआ सामान उठाने लगे। कुछ भी साबुत नहीं बचा था, बस थोड़े बहुत कपड़े थे। महुआ और राधिका ने रोते हुए कपड़े उठाए और एक पोटली बनाकर एक कोने में रख दी। महुआ ने राधिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या आपने पिताजी से जो कहा है वह सब सच है माँ? राधिका ने रोते हुए महुआ से कहा, हाँ बेटा, सब कुछ सच है। महुआ ने रोते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। उसने राधिका से कहा, मैं आपका ख्याल रखूंगी और अपने इस भाई या बहन का भी। राधिका मुस्कुराने लगी। उसने महुआ के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे पता है। चलो बेटा, अब यहाँ से चलते हैं। शायद हमारे जीवन में बंजारों की तरह जीवन बिताना ही लिखा है। पता नहीं जिंदगी एक जगह टिकने क्यों नहीं देती। सोचा था इस घर से ही तुम्हारा ब्याह करूँगी, लेकिन देखो ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब भी मेरी गोद में कोई बच्चा आता है मुझे घर छोड़ना पड़ता है। पहले तुम आई और तुम मुझे यहाँ ले आई, अब यह आया है। न जाने अब कहाँ जाऊँगी, किस्मत कहाँ लेकर जाएगी। और इतना कहकर राधिका पोटली उठाकर महुआ और विवेक को लेकर झोपड़ी से बाहर आ गई। उमा काकी पहले ही दरवाजे पर खड़ी हो गई थी। उन्होंने राधिका को गले लगाते हुए कहा, जहाँ भी जाना खुश रहना। कभी किस्मत ने दोबारा मिलाया तो मुझे तुमसे मिलकर सबसे ज़्यादा खुशी होगी। तुम्हें अपनी बेटी माना था, लेकिन पता नहीं था कि इतनी जल्दी अपनी बेटी से जुदा हो जाऊंगी। पता नहीं आज कैसा दिन है, सब मुझे छोड़कर जा रहे हैं। राधिका उमा काकी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने उमा काकी से कहा, मेरी मजबूरी है काकी, वरना कभी आप लोगों को छोड़कर नहीं जाती। काकी ने रोते हुए कहा, जानती हूँ बेटा, इस हालत में यहाँ रहना ठीक नहीं। मैंने सब कुछ सुन लिया है। तुम जाओ यहाँ से। कहीं ऐसी जगह जाना जहाँ ऐसी नफरत ना हो, जहाँ सिर्फ प्यार ही प्यार और खुशियाँ ही खुशियाँ हों। अगर किस्मत में दोबारा मिलना लिखा होगा तो हम जरूर मिलेंगे, या शायद सब कुछ ठीक हो जाए तो मैं तुम्हें ढूंढने की कोशिश जरूर करूँगी। मुझे भूलना मत। उमा काकी, महुआ और राधिका एक दूसरे के गले लगकर बेहताशा रोए जा रही थी। यह जुदाई इतनी आसान नहीं थी। किसी का मन नहीं था वहाँ से जाने का, लेकिन राधिका की मजबूरी थी। वह गर्भवती थी और इतने उपद्रवी माहौल में उसके लिए रहना खतरे से खाली नहीं था। और उमा काकी उसकी परेशानी समझ रही थी। वह दोनों बस रोए जा रही थी। विवेक ने राधिका का हाथ पकड़ा और उससे कहा, तुम रो मत, हम दोबारा वापस आएंगे। काकी काका से कहना कि मैं कायर नहीं हूँ, बस अपने परिवार के लिए डरता हूँ। मैं दोबारा ज़रूर आऊँगा, हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। राधिका ने रोते हुए काकी से बेमुश्किल हाथ छुड़ाया और विवेक ने वहाँ खड़ी हुई बैलगाड़ी पर राधिका और महुआ को बिठाया। राधिका फूट फूट कर रो रही थी और वही हाल महुआ का था। वह दोनों काकी को देखे जा रहे थे। बाकी गांव वाले और काकी राधिका की बैलगाड़ी के पीछे पीछे चल रहे थे और उन तीनों को अश्रुपूरित विदाई दे रहे थे। मैं बंजारा वक्त के कितने गांव से गुजरा हूँ, लेकिन वक्त के इस गांव से जाते जाते मुड़कर देख रहा हूँ। सोच रहा हूँ तुमसे मेरा यह नाता भी टूट रहा है। कबीर, बालू, सोमनाथ काका और बाकी उत्तेजित गांव वाले गुस्से से जमींदार और सरपंच के घर की ओर बढ़ रहे थे। उनके हाथों में हथियार और धू धू कर जलती हुई मसाले थीं। रात के अंधेरे में शायद उन्हें कोई देख नहीं पाया था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए गांव में आग लगाते जा रहे थे। एक एक करके मंडली वाले लोग एक एक घर में घुसकर लोगों को घसीटकर बाहर निकाल रहे थे और गुस्से से उनके घर तोड़कर जला रहे थे। ठीक उसी तरह जैसे जमींदार और सरपंच ने उन लोगों के साथ किया था। सरपंच और जमींदार तक यह खबर पहुंच चुकी थी।
इससे पहले कि लोग अपने लठेतों को बुलाते, बालू और कबीर सरपंच के घर घुस गए। सरपंच आराम से अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था। बालू और कबीर को देखते ही वह थर थर कांपने लगा। उसने हाथ जोड़ते हुए कबीर से कहा, हमारी कोई गलती नहीं, हमें तो जमींदार ने यह सब करने के लिए कहा था। उसकी नज़र काफ़ी समय से तुम लोगों की ज़मीन पर थी। वह चाहता था कि तुम्हारी ज़मीन तुम लोगों से ले ली जाए और वहाँ पर सिनेमा हॉल खोला जाए। मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मुझे धमकाकर यह सब करवाया। मेरी कोई गलती नहीं, मेरे परिवार को छोड़ दो कबीर। कबीर की आंखों से आग बरस रही थी। उसने गुस्से से बालू की तरफ से देखा। बालू का भी यही हाल था। क्रोध की ज्वाला उसके सीने में बुरी तरह से धधक रही थी। बार बार रेखा का चेहरा बालू की आंखों के आगे तैर रहा था। इससे पहले कि सरपंच कुछ और कहता, कबीर की तलवार उसके गले पर चल पड़ी। एक बार में ही सरपंच का गला जमीन पर पड़ा हुआ था और यह दृश्य देखकर सरपंच की पत्नी चीख कर बेहोश हो गई थी। और यह दृश्य देखकर कबीर भी पत्थर बन गया था। आखिर था तो एक बच्चा ही, लोगों का कत्ल करना उसका काम नहीं था। आक्रोश में आकर उसने ऐसा किया था। बालू ने उसे हिलाया और उससे कहा, तुम्हारी माँ का बदला पूरा हुआ, अभी हमें पूरे गांव का बदला लेना है। यहाँ ऐसे बुत बनकर खड़े रहने का समय नहीं, यहाँ खड़े होकर समय मत गवाओ, चलो यहाँ से। ऐसा कहकर बालू ने कबीर के हंसिए पर लगा हुआ खून अपने अंगूठे पर लगाया और कबीर के माथे पर तिलक करते हुए कहा, हम शायद जन्म से खेला दिखाने के लिए पैदा हुए थे, लेकिन ईश्वर को हमारे लिए कुछ और ही मंजूर था। अब हम कर्म से डाकू बनेंगे। हाँ कबीर, अगर हमें इस समाज से बदला लेना है तो इनके साथ रहकर अपने आप को बचाना है, तो हमें अपना पेशा छोड़कर कुछ और बनना पड़ेगा। हमें लोगों को डरा कर रखना होगा ताकि यह लोग हमारे ऊपर और अत्याचार ना कर पाएं। अब बस बहुत हुआ, बहुत सह लिए इनके अत्याचार, अब हम इंतजार करेंगे। हमने ईमानदारी से जीने की कोशिश की थी, लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था। चलो यहाँ से। और ऐसा कहकर बालू कबीर का हाथ घसीटते हुए उसे बाहर ले गया। बाहर मारकाट मची हुई थी। गांव वाले गुस्से से सभी के घर तबाह कर रहे थे। हालांकि इस गांव में सिर्फ अमीर लोग ही रहते थे, जिन्होंने किसी न किसी का गला काटकर अपना धन अर्जित किया हुआ था। और कबीर और बालू आज उन सभी लोगों का बदला ले रहे थे। बालू ने जोर से चीखते हुए कहा, जमींदार बचकर ना जा पाए, उसके घर की ओर चलो। कबीर और बालू जमींदार के घर पहुँचे। जमींदार डर के मारे भंडार गृह में छुपा हुआ था। बालू ने जोर से दरवाजे में लात मारी और बालू के एक बार से ही उसके घर का दरवाजा टूटकर एक तरफ गिर गया। बालू घर के अंदर घुस गया था। उसके पीछे पीछे उसके जमींदार की पत्नी बालू के पैर पर पड़ते हुए कहने लगी, छोड़ दो इन्हें, इसकी कोई गलती नहीं, इन्होंने तो सरपंच के कहने पर यह सब किया था। बालू ने जमींदार की पत्नी से कहा, आप उच्च जाति के लोगों को हम जैसे नीची जाति के लोगों के पैर नहीं पड़ना चाहिए। और जब आपके पति गलत कर रहे होते हैं तब आप लोग उन्हें रोकते क्यों नहीं? शायद इसलिए क्योंकि तब आप लोगों की भी मर्जी शामिल होती है। एक मुख स्वीकृति आप लोग उन्हें देते हैं, क्योंकि आप लोगों को भी अपने सारे शौक पूरे करने होते हैं। आप लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि वह शौक किस कीमत पर पूरे हो रहे हैं, किस किस के घर लुटे हैं आप लोगों के शौक पूरे करने में। अब हटिए यहाँ से। और ऐसा कहकर बालू आगे चलने लगा। जमींदार की पत्नी उसके पीछे पीछे आ रही थी। कबीर ने उनके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, चलिए जाइए आप यहाँ से, अगर आप अपने बच्चे का भला चाहती हैं। जमींदार की पत्नी बुरी तरह से रो रही थी। उसने अपने बच्चों को उठाया और एक कमरे में चुपचाप बैठ गई। बालू के सर पर खून सवार था। वह भंडार गृह में गया। जमींदार गेहूं के बोरे के पीछे छुपकर बैठा हुआ था। बालू ने गेहूं के बोरे पर लात मारी। पीछे जमींदार बैठा हुआ कांप रहा था। इससे पहले कि जमींदार कुछ कहता, बालू के हंसिए के वार ने उसे वहीं ढेर कर दिया।
बालू जमींदार को समाप्त करके घर से बाहर आ चुका था। उसने जोर से चीखते हुए कहा, गांव वालों ध्यान से सुन लो, अगर आज के बाद गरीबों पर कोई भी जुल्म हुआ तो उसका बदला हम लेंगे और उसका बदला आज से भी ज़्यादा बुरा होगा। हम यहाँ से जा रहे हैं लेकिन दोबारा फिर आएंगे और बहुत जल्दी। इतना कहकर बालू ने जोर से अपने लोगों से कहा, यहाँ पर जितना भी रुपया पैसा है सब उठाओ और चलो यहाँ से, क्योंकि यह सब रुपया पैसा इन्होंने हमसे ही छीना है। यह हमारा ही पैसा है जो इन्होंने हमसे लूट लूट कर एकत्रित किया है। बालू के साथियों ने उन लोगों का पैसा उन लोगों से ले लिया और उसके बाद बालू वहाँ से जमींदार के घोड़े लेकर अपनी बस्ती की ओर लौट आया। उन लोगों ने जमींदार की बैलगाड़ियाँ, घोड़े सब ले लिए थे और फिर बस्ती आकर अपने परिवार को इकट्ठा करके वह लोग अपने नए ठिकाने की ओर चल पड़े। कबीर अभी भी सुन पड़ा हुआ था। उमा काकी ने कबीर से कहा, तुम ठीक तो हो कबीर, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।